स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये बात तो साफ हो गई थी कि इस बार भी सरकार एनडीए अलायंस ही बने, मगर फिर भी हर कोई ये सवाल जरूर पूछ रहा था कि आखिर अगर ये सरकार बनेगी तो ये सरकार बनेगी कैसे। एक दूसरे के बाजू मरोड़ के आर्म ट्विस्ट करके अपनी बात मनवा रहे हैं। मगर यदि हम इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो हमें कोलिशन का एक नया ही मतलब समझ में आता है। आफ्टर ऑल देश की 72 सालों की इलेक्टोरल जर्नी में इस देश ने 32 साल की कोलिशन पॉलिटिक्स देखी है। तो लंबे समय से ये बात पॉइंट आउट करते आए हैं कि जनरल इलेक्शंस में भारत की जनता अपने एमपीज या रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की बजाय पीएम कैंडिडेट को ध्यान में रखकर ही वोट करती है। ट्रंप ने अभी इलेक्शंस में जीत के वापस आने के बाद दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों में से एक स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क को अपनी सरकार में एफिशिएंसी मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया। भारत में ऐसा करने का सरकार ने जब सोचा तो ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री में भी रिजर्वेशन का मुद्दा उठने के बाद सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ गया। इसी विषय पर चर्चा करते हैं जहां हम देश में कोलिशन गवर्नमेंट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डीपली एनालाइज करेंगे। ही जनरल इलेक्शंस के नतीजे आते हैं तो ये बात तो साफ हो गई थी कि इस बार भी सरकार एनडीए अलायंस की ही बनेगी। मगर फिर भी हर कोई ये सवाल जरूर पूछ रहा था कि आखिर अगर ये सरकार बनेगी तो ये सरकार बनेगी कैसे। आफ्टर ऑल दो जो बीते टर्म्स हैं उन पे अकेले अपने दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी को इस बार नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान की एलजेपी जैसे बहुत से सहयोगी दलों का कोलिशन पार्टनर्स की जरूरत थी। मगर फिर भी ये सभी दल एक साथ आए और एनडीए अलायंस ने तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर अपनी सरकार बना ही ली। और ये मौका अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद यह पहली बार था कि जब देश में कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा था। लेकिन शपथ ग्रहण के साथ ही अब एक नया सवाल खड़ा हो चुका था कि आखिर जोड़ तोड़ से बनी ये सरकार चलेगी कैसे। आफ्टर ऑल इस अलायंस के हर एक कोलिशन पार्टनर की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। ऐसे में हर कोई ये बात जानना चाहता था कि बीजेपी गवर्नमेंट को क्या अपने स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में प्रधानमंत्री मोदी को अपने स्टाइल ऑफ लीडरशिप में कुछ बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें अपने हर एक सहयोगी दल को अपने साथ में लेकर ही आगे बढ़ना होगा। जैसे कि बीजेपी के स्टॉलवर्ट और देश के एक्स प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोलिशन धर्म का नाम दिया है। यानी यह साफ था कि अब इस गवर्नमेंट में हमें पहले तरह एक तरफा फैसले नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले दो टर्म्स में हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आर्टिकल 370 जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था उसका एबॉलिशन और अग्निवीर योजना लॉन्च इत्यादि देखने को मिले। मगर फिर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से हर किसी को यही उम्मीद थी कि कोलिशन के बाद भी मोदी 3.0 एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही साबित होगी। लेकिन अब जब इस सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं तो ये बबल हमें बर्स्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की इनडिसाइसिवनेस को देखते हुए ऑपोजिशन ने तो ऑलरेडी उन्हें एक वीक प्राइम मिनिस्टर का टैग दे दिया है और उनकी सरकार को यू टर्न गवर्नमेंट का टाइटल देने लगी है। और अगर हम इस बात को विचारें तो ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस समुदाय के पास अपने शब्दों को जस्टिफाई करने के लिए बहुत से वाक्य हैं। जैसे कि 18 अगस्त को 45 पोस्टों पर ब्यूरोक्रेट्स को लिटरल एंट्री रूट से हायर करने के लिए यह सरकार एक एडवर्टीजमेंट निकालती है, मगर फिर अपनी ओपोजिशन और पार्टीज, अपनी खुद की एलाइज की पार्टीज जैसे कि जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के दबाव में मोदी सरकार को अपना फैसला वापस करना पड़ता है। इसी तरह से नवंबर 2023 में जिस ब्रॉडकास्ट बिल के ड्राफ्ट को मोदी गवर्नमेंट ने जोर शोर से पब्लिक के सामने रखा था और जिसे लेकर मोदी गवर्नमेंट अब तक टस से मस नहीं हो रही थी, उसे भी मोदी 3.0 को क्रिटिसिज्म के दबाव में विड्रॉ करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल वक्फ बोर्ड बिल का भी हुआ, जिसे एनडीए के अंदर और बाहर दोनों जगह से ऑपोजिशन मिली और इसी ऑपोजिशन के चलते अब इस बिल को मोदी गवर्नमेंट ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है। और यही नहीं, जो रिसेंट अभी बजट निर्मला सीतारमण जी ने प्रपोज करा उसमें जो उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और इंडेक्सेशन जैसे मुद्दों पर जो विचार करा था उस पर भी सरकार का साफ यू टर्न दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसा ही हाल नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह अनाउंस हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी हमें देखने को मिला। यहां तक कि मूडीज रेटिंग एजेंसी भी ये बात मानती है कि मोदी 3.0 की कोलिशन सरकार को बड़े रिफॉर्म्स पास करवाना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गवर्नमेंट को हर कदम पर अपने अनप्रेडिक्टेबल अलाइज की जरूरत पड़ेगी और इस सरकार को जो भी कदम उठाना है वो उसे अपने अलाइज को मद्देनजर रखते हुए ही उठाना होगा। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोदी 3.0 वाकई में वीक गवर्नमेंट है, बल्कि इससे बेहतर सवाल तो यह होना चाहिए कि क्या इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में कोलिशन गवर्नमेंट अपने आप में ही एक मजाक है।
जो कि पब्लिक को बेहतर तरीके से सर्व और गवर्न करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पॉलिटिकल पावर के एक बंदर बांट के माध्यम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब कोलिशन गवर्नमेंट ने अलाइज एक दूसरे के बाजू मरोड़ के आर्म ट्विस्ट करके अपनी बात मनवा रहे हों। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, जहां हम देश में कोलिशन गवर्नमेंट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डीपली एनालाइज करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडिया। दोस्तों, ये बात आप जानते ही होंगे कि हमारे देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को जनरल इलेक्शंस में, लोकसभा के चुनाव में 50% से ज्यादा सीट्स जीतनी होती हैं। तो हमारी 543 सीटों वाली भारतीय लोकसभा में यह आंकड़ा 272 का है। लेकिन यदि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी यह आंकड़ा अचीव करने में सक्षम नहीं हो पाती, तो उस स्थिति में हम हंग पार्लियामेंट की कंडीशन पे पहुंच जाते हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए हमें पूरी इलेक्शन प्रोसेस को ही दोबारा से कंडक्ट करवाना पड़ता है। मगर भारतीय संविधान में इस स्थिति से बचने के लिए भी एक तरीका मौजूद है। असल में जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो, तो ऐसी स्थिति में 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में साथ आके मिलकर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं, और इसी सिचुएशन को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। अब इस तरह के जो कोलिशंस हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, जिसमें पहले में अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज एक कॉमन आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा के साथ कॉमन इश्यूज को देखते हुए इलेक्शन से पहले ही आपसी सहमति के साथ में आ जाती हैं, जहां पे ये पार्टीज अपनी जो सीट शेयरिंग है, अपने इलेक्शन कैंपेन्स हैं, वो साथ में करते हैं। अपने साथ ही ये मैनिफेस्टो को फॉर्म करते हैं, जिसमें एक दूसरे की जितनी भी डिमांड्स हैं उसका खास ध्यान रखते हैं। यानी कि आप ऐसा मान लीजिए, ये इलेक्शंस की जंग में उतरने से पहले ही अपना गुट और अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, जैसे हमें इन चुनावों से पहले इंडी अलायंस के रूप में देखने को मिला, या कन्वेंशनली जो बीजेपी लेड एनडीए अलायंस है उसमें हमें ये अक्सर देखने को मिलता है। बट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक दूसरी तरह का कोलिशन भी हमें देखने को मिलता है। इस मॉडल में जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन के बाद कोलिशन बनाती हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दरअसल ये यहां पे जो हंग असेंबली वाली सिचुएशन है वो खड़ी हो जाती है, जहां किसी भी एक पार्टी के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं होती। तो भाई इलेक्शन रिजल्ट देखने के बाद अक्सर अलाइज या आपस में कंपीट करने वाली पार्टीज मिलकर एक सरकार बना रही होती हैं, जिससे कि वो म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स पर सरकार चला सकें और अपनी जो पॉलिटिकल पावर है यानी कि सत्ता है उसकी पावर को शेयर कर सकें। और कुछ इसी तरह का नजारा हमने रीसेंट जनरल इलेक्शंस के बाद भी देखा, जहां एक तरफ बीजेपी इस बार 400 पार का टारगेट कर रही थी, वहीं सदन में उसे 240 सीटें ही मिली। अब यूं तो इंग्लिश के वर्ड कोलेशन को लैटिन वर्ड कोलेशियो से डिराइव करा गया है, लैटिन भाषा में, जिसका मतलब होता है टू कम टुगेदर और टू ग्रो टुगेदर। मगर यदि हम इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को उठाकर देखें तो हमें कोलेशन का एक नया ही मतलब समझ में आता है। आफ्टर ऑल, देश की 72 सालों की इलेक्टोरल जर्नी में इस देश ने 32 साल की कोलिशन पॉलिटिक्स देखी है, और इन 32 सालों का कंक्लूजन यही है कि इंडियन पॉलिटिक्स में कोलिशन पॉलिटिक्स एक स्टैटिक नहीं बल्कि एक डायनामिक अफेयर बनकर साबित हो रहा है, जिसमें जो कोलिशन प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने ग्रुप्स को डिसॉल्व किया, उसके बाद नए समीकरण बने और इसका सिलसिला लगातार चलता ही रहा। अब देखिए ना, देश में पहली बार मिले जुले गठबंधन की सरकार 1977 में बनी थी। ये वो दौर था जब कांग्रेस देश में कमजोर हो रही थी, क्योंकि मई 1964 में कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता नेहरू को खोया था, और उसी के लगभग 1.5 साल बाद जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को। इसके बाद कांग्रेस में एक स्प्लिट आता है, जिससे कांग्रेस की जो कमान थी अब वो इंदिरा गांधी के हाथ में आई, और जैसे तैसे इंदिरा गांधी ने 1977 तक इमरजेंसी इत्यादि का इस्तेमाल करके वो सरकार को चलाया। लेकिन 77 में जब इलेक्शंस होते हैं तो इमरजेंसी के रोष में पहली बार हमें पॉलिटिकल पार्टीज इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एकजुट होती हुई दिखाई देती हैं, और इनमें से बहुत सी वही पॉलिटिकल पार्टीज थी जो लेट 1960s में कांग्रेस से ही टूटकर निकली थी, और दूसरी थी रीजनल पार्टीज, जिनका कि अब कांग्रेस की हेजेमनी टूटने से देश की राजनीति में दबदबा बढ़ रहा था। ऐसे में जब इमरजेंसी के ठीक बाद कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक कोलिशन फॉर्म करा, तो उसको नाम दिया गया रेनबो कोलिशन का। तब सबको यही उम्मीद थी कि मोरारजी देसाई की लीडरशिप में गठजोड़ से बनी ये सरकार इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस के कंट्रास्ट में देश की जनता के सामने एक बेहतर और एफिशिएंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मजे की बात तो यह है कि उस दौरान जनता गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बनाए गए इस कोलिशन में बीजेपी के प्रीडिसेसर यानी कि भारतीय जनसंघ की भी मौजूदगी थी। मगर पार्टीज के बीच आइडियोलॉजिकल डिस्पैरिटीज और उसके लीडर्स के पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से 2 साल में ही यानी 1979 में यह सरकार गिर जाती है,
जिसके बाद चौधरी चरण सिंह की लीडरशिप में एक और कोलिशन फॉर्म हुआ, मगर यह कोलिशन भी जल्द ही धाराशायी हो गया और नतीजा यह हुआ कि 23 दिन के अपने इस टेन्योर में चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे इकलौते प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने कभी पार्लियामेंट को फेस ही नहीं करा। हालांकि इसके बाद एक बार फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने भारत को एक स्टेबल गवर्नमेंट दी, मगर लेट 1980s के बाद से ही भारत में कोलिशन गवर्नमेंट का दौर फिर से लौट के आया, जहां 1989 से 1991 के बीच विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह और चंद्रशेखर की लीडरशिप में एक के बाद एक लगातार 2 कोलिशंस फॉर्म होते हैं, मगर दोनों की ही सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई। इसके बाद आने वाले लगभग 2.5 दशक यानी कि 25 साल तक कोलिशन गवर्नमेंट्स का भारत में एक लंबा दौर चलता है, जहां 1990s में हमने अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में बीजेपी की 13 दिन की सरकार भी बनते हुए देखी और केवल 1 वोट की कमी की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीनों की सरकार को भी हमने गिरते हुए देखा, जहां पे पार्लियामेंट में उनकी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वसनीय प्रस्ताव पास हो गया था। अब मेरी बारी आई है तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। और अगर संख्या बल के आधार पर ये करने का आप प्रयास करेंगे तो हमें सदन के बाहर ये विचारों की लड़ाई ले जाना पड़ेगी। आगे चले तो इसी कोलिशन पॉलिटिक्स के दम पर डबल डिजिट्स में सीट जीतने के बाद सो कॉल्ड थर्ड फ्रंट शॉर्ट टर्म्स के लिए एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल को देश का पीएम बनाने में कामयाब तो रहा, बट साथ ही हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये 2 सालों में 1996 से 98 में भारत ने 3 नए प्रधानमंत्री देखे। मगर इसके बाद इसी कोलिशन पॉलिटिक्स ने एनडीए और यूपीए की लीडरशिप में एक स्टेबल और प्रोडक्टिव गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स का एक बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, जिसका एक बड़ा कारण यह है कि इस कोलिशन में अक्सर छोटी छोटी रीजनल पार्टीज एक किंग मेकर की भूमिका में आ जाती हैं, जहां वो क्रूशियल मूवमेंट्स पर इसका पूरा फायदा उठाती हैं और कई बार डिसप्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करके अपनी एक्सटेंसिव डिमांड्स भी मेन पार्टी से मनवा लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1996 में केवल 1 MP वाली हरियाणा विकास पार्टी ने बीजेपी लेड कोलिशन में एक की रोल प्ले करा था, या फिर अगर हम करंट एनडीए गवर्नमेंट की ही बात करें तो 240 सीट जीतने वाली बीजेपी भी आज 5 सीटें जीतने वाली एलजेपी पासवान पार्टी की बात मानने को मजबूर हो गई है। वहीं कई बार यही कोलिशन पार्टनर्स जो रीजनल इश्यूज हैं उनको लेकर भी पार्टी के ऊपर दबाव बनाते हैं, जहां पे जो नेशनल डिसीजन मेकिंग है वो अफेक्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए डीएमके यानी द्रविड़ा मुनेत्रा कझगम ने कांग्रेस गवर्नमेंट पर कई बार श्रीलंकन तमिलियंस की सपोर्ट में एक फेवरेबल स्टैंड लेने के लिए प्रेशर बनाया है। इसके अलावा कोलिशन गवर्नमेंट्स को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि इनमें डिसीजन मेकिंग के लिए कैबिनेट का रोल तो बिल्कुल ही अंडरमाइन हो जाता है, जहां कोलिशन पार्टीज मिलकर अक्सर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर एक सुपर कैबिनेट के रोल में आ जाती हैं। यही नहीं, गवर्निंग पावर भी प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट की बजाय डिसीजन मेकिंग कोलिशन पार्टनर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी में की जाती है। उदाहरण के लिए यूपीए गवर्नमेंट के दौरान एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को जो सोनिया गांधी हेड किया करती थी, उसे अपने आप में एक पैरेलल पावर सेंटर की तरह देखा जाता था। लेकिन मेन इशू यह है कि कोलिशन गवर्नमेंट में अपना इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी ये कोलिशन पार्टीज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स और लैप्सेस में अपनी अकाउंटेबिलिटी प्रदान करने से बच जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीए 2 के दौरान हुए 2G स्पेक्ट्रम में यूपीए गवर्नमेंट के डीएमके जैसे कोलिशन पार्टनर्स ने खुद को इस स्कैंडल से दूर करके इसके लैप्स के लिए कांग्रेस पार्टी पर ही सारा ब्लेम डालने की कोशिश करी। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट कई बार एक बिना हैंडल की साइकिल की तरह बन जाता है, अक्सर जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन साबित होने लगता है। यही कारण है कि कई बार यह सवाल उठाया जाता है कि क्या भारत को पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से ही आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर उसे भी यूएसए की तरह एक प्रेसिडेंशियल मॉडल अपना लेना चाहिए। आफ्टर ऑल ये वो पहला मौका नहीं है जब ये मुद्दा उठ रहा हो। इससे पहले 1970 में इंदिरा गांधी और 1990s में अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से भी इसी पक्ष पे विचार व्यक्त किए गए थे। तो चलिए अभी बात करते हैं कि इज इट टाइम टू स्विच प्राइम मिनिस्टर विद द प्रेसिडेंट। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में बीते कई दशकों से यह महसूस किया जा रहा है कि यहां होने वाले लोकसभा इलेक्शंस में जनरली जो वोटर्स होते हैं वो अपने एमपीज को चुनने के बजाय देश के प्रधानमंत्री को इलेक्ट करने के लिए वोट देते हैं। उदाहरण के तौर पे सेफोलॉजिस्ट बीते लंबे समय से यह बात पॉइंट आउट करते आए हैं कि जनरल इलेक्शंस में भारत की जनता अपने एमपीज या रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की बजाय पीएम कैंडिडेट को ध्यान में रखकर ही वोट करती है। अब यह बात कितनी सच है आप कमेंट्स में बताइएगा।
तो इससे जो मोर और लेस देश के पार्लियामेंट्री मॉडल का जो पर्पस है वो डिफीट ही हो जाता है, क्योंकि यही पर्सनालिटी कल्ट्स और सिंगल माइंडेड परसुएट्स जो देश की डाइवर्सिटी और पावर के चेक्स एंड बैलेंसेस की फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट चला जाता है। यही कारण है कि जब भी देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर किसी भी पॉपुलर लीडर का उदय होता है, उसकी पॉपुलैरिटी उसकी पार्टी की ओवरऑल पॉपुलैरिटी को बढ़ा देती है। पास्ट में हमने ऐसा होते हुए देखा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के टेन्योर में। इसी तरह बीते एक दशक में बीजेपी के राइज के पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी की मैसिव पॉपुलैरिटी और मोदी वेव को ही कारण माना जा रहा है। और इसी के कारण जब रीसेंट जनरल इलेक्शंस में एनडीए अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाई और उसकी अब की बार 400 पार का जो नारा था वो फेल साबित हुआ, तो इसे भी नरेंद्र मोदी की डिक्रीजिंग पॉपुलैरिटी के साथ ही जोड़कर देखा गया। ऐसे में ये अक्सर ये बात उठाई जाती है कि यदि भारत में इलेक्शंस इसी तरह से स्विंग होते हैं तो क्या फिर भारत को भी यूएसए की तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की ओर स्विच नहीं कर लेना चाहिए? आफ्टर ऑल भारत के पार्लियामेंट्री मॉडल का सबसे बड़ा लूपहोल ही यही है कि यहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के बीच डिवीजन ऑफ पावर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। यही कारण है कि हमें यहां अक्सर कोलेशन से फॉर्म होने वाली अनस्टेबल गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है। और गवर्नमेंट्स को फॉर्म करने के लिए खुलेआम होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग और डिफेक्शंस से तो आप वाकिफ ही होंगे, जिसे देश का एंटी डिफेक्शन लॉ भी आज तक रोकने में असमर्थ साबित हुआ है। जैसे कि कई बार इलेक्शंस के दौरान आपने ये देखा होगा कि एक्स पॉलिटिकल पार्टी अपने एमएलएज को बस में बिठा के किसी रिजॉर्ट में रख रही है और बाहर की दुनिया से उनका जो नाता है वो कुछ दिनों के लिए कंप्लीटली कट ऑफ कर रही है। इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो सरकार बनने के दिनों में अपना दल ना बदल ले। जबकि यूएसए के प्रेसिडेंशियल मॉडल में पॉपुलर वोट से चुनकर आने वाले लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट को लीड करने वाले एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, जिसकी वजह से वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर या आर्म ट्विस्टिंग के अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इस कारण जहां एक और यूएस प्रेसिडेंट का टेन्योर मोर और लेस स्टेबल रहता है, वहीं हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। दूसरा, यूएस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वहां दोनों हाउसेज यानी कि कांग्रेस जो अपनी लोकसभा के इक्विवेलेंट है और सेनेट जो अपनी राज्यसभा के इक्विवेलेंट है, दोनों के टोटल मेंबरशिप की 2/3 यानी कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। यही हमारे पीएम और उनकी सरकार को हटाने के लिए हम सिर्फ सिंपल बहुमत से ही एक नो कॉन्फिडेंस पास करके उनको हटा सकते हैं। अभी जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सरल बहुमत से नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत में सरकार की लोगों के प्रति डे टू डे बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी रखने में तो मदद करता है, बट इसका नेगेटिव ये है कि सरकार को आसानी से हटाया भी जा सकता है, जिससे लोगों के लिए एक पॉलिसी पैरालिसिस का सिचुएशन खड़ा हो जाएगा। साथ ही इस डिवीजन ऑफ पावर्स की वजह से यूएसए के एग्जीक्यूटिव्स अप्रोप्रिएट पॉलिसीज फॉर्म करने और अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने अकॉर्डिंग अपनी कैबिनेट में स्पेशलिस्ट को जगह दे सकते हैं। जैसे कि ट्रंप ने अभी इलेक्शंस में जीत के वापस आने के बाद दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोगों में से एक स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क को अपनी सरकार में एफिशिएंसी मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया है। जबकि भारत में ऐसा करने का सरकार ने जब सोचा तो ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री में भी रिजर्वेशन का मुद्दा उठने के बाद सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ गया। मगर ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों को हम आज की डेट में विचार रहे हैं। देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाए जाने का जो विचार है यह नया नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी इसको लेकर काफी डिस्कशन किया था। मगर देश के प्लूरलिज्म, रीजनल डिस्पैरिटी और पार्लियामेंट्री सिस्टम से देश की फेमिलियरिटी को देखकर यह विचार किया गया कि भारत को इसी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही वो नहीं चाहते थे कि देश में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच एक टोटल डिस्कनेक्ट की स्थिति फॉर्म हो जाए, क्योंकि यूएस में उनमें कंप्लीट डिस्कनेक्ट होने की वजह से वहां पे ग्रिड लॉक की स्थिति बन जाती है, जिससे कंप्लीट गवर्नमेंट फंक्शनिंग कम्स टू अ हॉल्ट, क्योंकि दोनों का मुद्दे को सुलझाने के लिए आपस में कोई कनेक्ट ही नहीं होता। साथ ही देश के फाउंडिंग फादर्स ये बात भी इंश्योर करना चाहते थे कि देश में एक पॉपुलर और डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट ही बने, जो देश और देशवासियों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह हो, जिससे देश में एक डिस्पोटिक रूल बनने से रोका जा सके। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां भी प्रेसिडेंशियल रूल आया है, वहां एक व्यक्ति के हाथ में पावर्स कंसंट्रेट होने की वजह से वो डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही की ओर चली गई है, जैसे कि लीबिया में गद्दाफी, इराक में सद्दाम हुसैन इत्यादि। हालांकि ये बात सही है कि कोलिशन गवर्नमेंट की इनस्टेबिलिटी उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मगर इसी कोलिशन गवर्नमेंट के कुछ फायदे भी हैं, जो एट द एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अधिक स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम इस बारे में जान लेते हैं कि
क्या फायदे हैं कोलिशन गवर्नमेंट के? तो वीकर सेंटर, स्ट्रॉन्ग कंट्री। दोस्तों, हाल ही में एनसीईआरटी ने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक में दिए गए इस पॉलिटिकल कार्टून को बदलने का फैसला लिया है। असल में यह कार्टून कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर देश की डेमोक्रेसी के सर्वाइवल और इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाता था। तो ऐसे में एनसीईआरटी को लगा कि यह कार्टून भारत को एक नेगेटिव लाइट में शो करता है और इसीलिए अब इस कार्टून को रिप्लेस कर दिया गया है, जो इंडियन गवर्नमेंट और खास तौर पर देश के कोलिशन पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है, जो ये बताता है कि कैसे गवर्नमेंट के सिंगल पार्टी या कोलिशन होने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है तो बस उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। असल में कोलिशन गवर्नमेंट अपने आप में बुरी नहीं है, बल्कि कोलिशन गवर्नमेंट में रीजनल पार्टीज के शामिल होने से देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक स्ट्रक्चर का भी इंपॉर्टेंट पिलर है। आफ्टर ऑल, एक कोलिशन गवर्नमेंट ही देश की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लेकर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का काम करती है, जहां एब्सोल्यूटिज्म और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बजाय डाइवर्स वॉइसेस के बीच भी कंसेंसस ड्रिवन पॉलिसीज को फॉस्टर किया जाता है, जिससे इन द एंड देश के फेडरल फैब्रिक और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और जिससे सही मायनों में देश में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी डेवलप होती है। यही कारण है कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में कोलिशन गवर्नमेंट रीजनल नीड्स की टुवर्ड्स ज्यादा अटेंटिव रहती है। उदाहरण के लिए वीपी सिंह गवर्नमेंट ने ही 1990 में सेंटर स्टेट डायलॉग को इंप्रूव करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करा था, जहां पे यह पाया गया कि जब भी रीजनल पार्टीज का नेशनल लेवल पर एक मेजर रोल रहा है, तभी इन इंटरस्टेट काउंसिल्स ने बेहतर तरीके से काम करा है। इसी तरह से देश में डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने के लिए बनाए गए पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा पीवी नरसिम्हा राव की ही कोलिशन गवर्नमेंट दौरान मिला था। यही कारण है कि 2002 में रिलीज हुई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एमएन वेंकटचलिया कमीशन की रिपोर्ट में परमानेंट कोलिशन का आइडिया सजेस्ट किया गया था, जहां इस कमेटी का यह सजेशन था कि देश के हर टायर ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए 50% प्लस वोट शेयर इंश्योर किया जाना चाहिए, जिसे इंश्योर करने के बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट ही फॉर्म होगी, क्योंकि अकेली पार्टी के बस की बात यह बहुत कम सिनेरियोज में बनती है। और ऐसा इसलिए ताकि सही मायनों में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के इंटरेस्ट को प्रेजेंट कर सके। ऑब्वियसली ये रिकमेंडेशन कभी इंप्लीमेंट तो नहीं हुई, मगर यदि हम इस नजरिए से कोलिशन गवर्नमेंट्स के करंट सिस्टम को देखें तो इनका बैलेंस बनाए रखना मुश्किल तो है, लेकिन उतना ही रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि यदि एक स्ट्रॉन्ग लीडर गवर्नमेंट के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या पार्टनर्स का म्यूचुअल बैलेंस बनाए रखने में कामयाब हो जाता है, तो यही कोलिशन गवर्नमेंट देश को एक बेहद सफल और इंक्लूसिव गवर्नेंस प्रोवाइड करेगी। साथ ही कोलिशन गवर्नमेंट अक्सर अपने साथ एक मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म्स को लेकर आती है, जिसका एग्जाम्पल भी हमें देश की पास्ट कोलिशन गवर्नमेंट्स में देखने को मिल चुका है। उदाहरण के लिए 1991 में बनी पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट भी एक कोलिशन गवर्नमेंट ही थी, मगर इसी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जिनका पैरेलल कंपैरिजन इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में ना इसके पहले देखने को मिला और ना ही इसके बाद में। आफ्टर ऑल, देश के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए किए गए एलपीजी रिफॉर्म्स और डब्ल्यूटीओ में देश की मेंबरशिप को इंश्योर करके नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ही देश को ग्लोबल इकोनॉमी से डीपली इंटीग्रेट किया था। इसी तरह जून 1996 से अप्रैल 1997 के बीच, यानी कि 1996 से 1997 के बीच रही देवेगौड़ा गवर्नमेंट ने ड्रीम बजट रिलीज करा था, जो कि आज तक अपने टैक्स रेट रिडक्शंस और बिजनेस के लिए फेवरेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को फॉस्टर करने के लिए जाना जाता है। वहीं मार्च 1998 से मई 2004 तक रही अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोलिशन गवर्नमेंट देश में फिस्कल डिसिप्लिन और गवर्नमेंट बोरोइंग को लिमिट करने के लिए FRBM यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट लेकर आई थी। साथ ही जो लॉस मेकिंग PSUs की डिसइन्वेस्टमेंट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी स्कीमों के थ्रू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट की गई थी। यही नहीं, इसी गवर्नमेंट द्वारा लाए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ने ही देश के बूमिंग ई कॉमर्स सेक्टर के लिए एक ग्राउंडवर्क फॉर्म करने का काम भी किया था। सिमिलरली 2004 से 2014 तक रही मनमोहन सिंह लेड यूपीए गवर्नमेंट के दौरान भी बहुत से लैंडमार्क राइट बेस्ड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए, जिनमें से राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसे आप RTI बोलते हो, राइट टू फूड और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि MG नरेगा ने तो देश के सोशल वेलफेयर मॉडल का ही एक नया अध्याय खोल के रख दिया। इसी तरह फ्यूल प्राइसेस की डीरेगुलेशन,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स और आधार की शुरुआत भी इसी गवर्नमेंट के दौरान ही हुई थी। और अंत में हमें आंकड़े भी यही बताते हैं कि देश में स्टेबल गवर्नमेंट्स के टेन्योर के कंपैरिजन में कोलिशन गवर्नमेंट्स के दौरान देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, इस सारे डिस्कशन के बाद जो एक बात निकल के आती है वो ये है कि केवल 100 दिन की गवर्नेंस को देखते हुए मोदी 3.0 को वीक गवर्नमेंट का टैग देना यह सही बात नहीं होगी। आफ्टर ऑल यहां हमें याद रखना चाहिए कि इस बीजेपी गवर्नमेंट के पास अपने दम पर 240 सीटें मौजूद हैं, जबकि पास्ट में हमें 200 सीटों से भी कम सीटें लाने वाली सरकारें एक सक्सेसफुल कोलिशन चलाती हुई दिखी हैं। बाकी ये बात जाहिर है कि किसी भी टीम को नई शुरुआत करने में एडजस्टमेंट्स और इंटरनल मैनूवर्स तो लगते ही लगते हैं, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि लॉन्ग टर्म में यही टीम भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनाने के सफर में एक प्राइम रोल अदा करेगी। और तब तक ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में पीएम मोदी किस तरह अपनी पार्टी और अपने अलाइज को बैलेंस में रखते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आने वाले समय में मोदी 3.0 वाकई एक वीक गवर्नमेंट साबित होगी या यही भारत को एक डेवलप्ड कंट्री की राह पे लेके जाएगी? स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।